हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। अभी अपनी जो पुराने आए हुए एग्जामों की हम सीरीज चला रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन की। अभी हम कुछ दिन बाद हमारे टॉपिक वाइज थ्योरी करेंगे। देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के भार में या लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है? कितना पावर फैक्टर होता है भाई? शून्य पावर फैक्टर होता है, यानी कौन से लोड में होता है? अपना पहला ऑप्शन है शुद्ध संधारित्र भार पर, सेकंड है शुद्ध प्रेरित्र भार पर, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है अपना केवल प्रतिरोधी भार पर। देखो, इनमें से किसमें शून्य पावर फैक्टर होता है, ये पूछ रहा है। देखो, शुद्ध है, मान लो कोई भी चीज शुद्ध है तो उसके अंदर अशुद्धि तो है ही नहीं, नाम ही उसका शुद्ध है। देखो, इसका आंसर रहेगा अपना सी। कौन सा रहेगा दोस्तों? सी रहेगा। क्योंकि देखो, शुद्ध पावर, शुद्ध सर्किट होता है हमारा शुद्ध धारित्रा या प्रेरित्रा के अंदर प्रतिरोध का मान, शुद्ध के अंदर प्रतिरोध का मान शून्य होता है। कैसा होता है भाई? शून्य होता है। अगर प्रतिरोध का मान शून्य है तो पावर फैक्टर कैसा होगा? तो भैया शून्य ही रहेगा, यानी कि cos फाई बराबर आर बटे जेड होता है। क्या होता है? आर बटे जेड होता है। तो आर का मान हमारा कितना है भैया? 0 है, यानी शून्य है, तो जेड है। तो cos फाई बराबर क्या हुआ हमारा? 0। ठीक है भाई। तो शुद्ध धारित्रा पर भी शुद्ध पावर फैक्टर, शून्य पावर फैक्टर होता है, और शुद्ध प्रेरित्रा पर भी हमारा शून्य पावर फैक्टर होता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री होता है? कितना होता है? 60 डिग्री होता है। देखो, फेज जो हमारा सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज के अंदर हमारा जो फेज विस्थापन होता है दोस्तों, वो होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और थ्री फेज पर हमारा होता है भैया दोस्तों 120 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री। यानी सिंगल फेज के अंदर हमारा 90 डिग्री का होता है दोस्तों, और थ्री फेज के अंदर हमारा कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 120 डिग्री का एंगल होता है। अगर बात सिक्स फेज की जाए, यानी कि 6 फेज के अंदर, तो हमारा भैया होगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। सिक्स फेज के अंदर कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो हमारा आंसर कौन सा सही रहेगा दोस्तों? सिक्स फेज मोटर के अंदर फेज विस्थापन हमारा कितना रहेगा? 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष विद्युतशीलता को ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है। कौन से ब्रिज के द्वारा हम सापेक्ष विद्युतशीलता को मापते हैं? ठीक है भाई। इसका आंसर रहेगा दोस्तों अपना शेयरिंग ब्रिज। कौन सा रहेगा दोस्तों? शेयरिंग ब्रिज। यानी कि ऑप्शन है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है, एंडरसन है, डिसोटी है और शेयरिंग है। तो शेयरिंग ब्रिज से हम क्या मापते हैं दोस्तों? सापेक्ष विद्युतशीलता को मापते हैं। ठीक है दोस्तों। तो व्हीटस्टोन से कौन सा मापते हैं हम? अज्ञात मान का प्रतिरोध मापते हैं दोस्तों। कौन सा मापते हैं? अज्ञात मान का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना लेड एसिड बैटरी है। कौन सी है बैटरी दोस्तों? लेड एसिड बैटरी, यानी कि इसको बोलते हैं हम सीसा संचायक बैटरी। ठीक है। लेड को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? हम सीसा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीसा। एसिड को क्या बोलते हैं दोस्तों? संचायक। क्या बोलते हैं दोस्तों? संचायक। सीसा संचायक बैटरी।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है। तो देखो दोस्तों, हाइड्रोमीटर क्या काम आता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर दोस्तों क्या काम आता है, देखो दोस्तों हाइड्रोमीटर अपना काम आता है बैटरी का आपेक्षित घनत्व मापने के काम कौन आता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर आता है। कौन सा आता है दोस्तों, कौन सा उपकरण बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है कि विशिष्ट गुरुत्व यानी कि विशिष्ट गुरुत्व का पठन कितना है दोस्तों, 1.22 है। तो बैटरी कैसी दिखती है, तो ऑप्शन है दोस्तों अपना फुल चार्ज दिखती है। पहला ऑप्शन क्या है, फुल चार्ज। सेकंड है 60% चार्ज। तीसरा है अपना सी, तुरंत चार्ज करें। चौथा है अपना डी, 40% चार्ज। तो दोस्तों देखो, हमारा जो बैटरी होती है जो 1.28 पर बैटरी का जो आपेक्षिक घनत्व यानी रीडिंग होती है जो 101.28 होती है, उस पर बैटरी दोस्तों पूर्ण चार्ज रहती है। कैसी रहती है, पूर्ण चार्ज रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाफ चार्ज बैटरी दोस्तों 1.20 पर होती है। कितने होती है दोस्तों, 1.20 पर, यानी कि हाफ चार्ज। हाफ चार्ज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब रीडिंग कितनी है दोस्तों, 1.22 है। तो दोस्तों 1.20 से थोड़ा अधिक है कि नहीं दोस्तों, थोड़ा अधिक है। तो इसलिए हमारी बैटरी कौन सी चार्ज रहेगी दोस्तों, 60% चार्ज रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह विद्युत चुंबक डिवाइस जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर में ग्राउंडेड, शॉर्टेड और ओपन कॉइल का यानी कि ग्राउंड, शॉर्ट और ओपन कॉइल का पता लगाने और ढूंढने में किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन कौन कौन से दोस्तों, एक्सटर्नल ग्लोअर, इंटरनल ग्लोअर, ग्रोलर, मेगर, मल्टीमीटर। तो इनमें से आंसर रहेगा दोस्तों अपना एक्सटर्नल ग्लोअर। कौन सा रहेगा दोस्तों, एक्सटर्नल ग्लोअर। तो दोस्तों देखो, ये क्या काम करता है, ये हमारा ग्लोरो होता है, जो हमारा जो आर्मेचर होता है उसका ग्राउंडेड, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इन कॉइलों में ये दोष होते हैं आर्मेचर के अंदर, इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों, मान लो हमारा ग्राउलर ये है, ठीक है दोस्तों, इस तरह का ग्राउलर होता है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम आर्मेचर को रख देते हैं दोस्तों, क्या रख देते हैं, आर्मेचर को रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो ग्लोलर होता है वो क्या काम करता है दोस्तों, इसको 230 वोल्ट सप्लाई दी जाती है दोस्तों। कौन कितनी दी जाती है दोस्तों, 230 वोल्ट सप्लाई दी जाती है दोस्तों। कितनी दी जाती है दोस्तों, 230 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। तब इसके ऊपर हम आर्मेचर टिका देते हैं दोस्तों। तो ग्लोलर होता है जो दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की भांति काम करता है दोस्तों। क्या करता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की भांति कार्य करता है दोस्तों। और जो हमारा आर्मेचर ग्लोअर के ऊपर टिका होता है दोस्तों, वो हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा आर्मेचर होता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेगर होता है दोस्तों, मेगर क्या काम आता है दोस्तों, क्या काम आता है दोस्तों, मेगर दोस्तों लीकेज करंट को मापने के में भी काम में आता है दोस्तों। और लीकेज करंट का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, 1/5000 व अंश से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है दोस्तों अपना मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर को दोस्तों एवोमीटर भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सा कहा जाता है दोस्तों, एवोमीटर भी कहा
जाता है दोस्तों, यानी कि एवोमीटर, एवोमीटर जो हमारा करंट को यानी विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है, वोल्टेज को मापता है दोस्तों, और प्रतिरोध को मापता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एवोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्टमीटर का मापन करता है, यानी कि ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्टमीटर का मापन करता है। तो ऑप्शन है दोस्तों अपना शिखर मान, आरएमएस मान, औसत मान, शिखर से शिखर तक का मान। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारा आरएमएस मान। कौन सा रहेगा दोस्तों, आरएमएस मान। आरएमएस मान का पूरा नाम क्या है दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दोस्तों आरएमएस मान कितना होता है दोस्तों, 0.707 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो वोल्टमीटर इसको माप सकता है दोस्तों। देखो दोस्तों पहला ऑप्शन अपना एमीटर, विभव मापी, आवर्ती मापी, आवर्ती जनित्र। तो ऑप्शन रहेगा राइट अपना दोस्तों विभव मापी, यानी कि विभव को कौन मापता है दोस्तों, वोल्टमीटर मापता है, यानी कि विभव मापी को कौन मापता है, वोल्टमीटर मापता है दोस्तों। देखो एमीटर क्या काम आता है दोस्तों, विद्युत धारा को मापने के काम में आता है। किसको मापता है दोस्तों, विद्युत धारा को मापता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, आई होता है। क्या होता है दोस्तों, आई होता है। मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों, और एम्पियर का प्रतीक ए होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वोल्टमीटर क्या होता है दोस्तों, विभव मापी, यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज को मापता है दोस्तों। ठीक है, वोल्टेज मापने वाला। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। आवर्ती मापी, आवर्ती मापी क्या होता है दोस्तों, आवर्ती को मापता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर होता है जो फ्रीक्वेंसी को मापता है। फ्रीक्वेंसी, भारत देश की फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, 50 हर्ट्ज दोस्तों। कितनी है दोस्तों, 50 हर्ट्ज, यानी एसी वाली। अगर डीसी की बात करें तो दोस्तों डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, शून्य। कितनी है दोस्तों, शून्य फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजिंग कारक को के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फ्यूजिंग कारक को किसके बीच में अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है अधिकतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड नियत वोल्टता। दूसरा है अधिकतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा। तीसरा है न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा। चौथा है न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड वोल्ट था। तो इसका आंसर रहेगा दोस्त का हमारा डी, आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मशीन की घूर्णी हानियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी घूमने वाली हानियों का कौन प्रतिनिधित्व करता है। यानी घूमने वाली हानि किस कौन सी होती है दोस्तों, भंवरधारा हानि, शैथिल्य हानि, घर्षण हानि, और घूमने वाली या स्टे हानियां। तो घूमने वाली हानियां होती हैं दोस्तों घर्षण और वायु घर्षण हानियां होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा, डीसी मोटर है उसके चालक के घूमने की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो डीसी मोटर होती है जो फ्लेमिंग के दोस्तों बाएं हाथ के नियम के अनुसार घूमती है, यानी कौन से हाथ से दोस्तों, बाएं हाथ से। ठीक है दोस्तों, आई राइट रहेगा अपना फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अगर डीसी मोटर है दोस्तों, डीसी मोटर तो दोस्तों बायां हस्त नियम। अगर डीसी जनरेटर है तो दोस्तों दायां हस्त नियम, यानी कि डीसी मोटर बाएं हाथ पर काम करती है और डीसी जनरेटर जो सब दोस्तों दाएं हाथ पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन पर कार्य करती है। फोटोकॉपी मशीन होती है जो दोस्तों इस
हमारी स्थिर वैद्युत प्रभाव पर काम करती है। कौन कौन से पर करती है दोस्तों? स्थिर वैद्युत प्रभाव पर काम करती है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा राइट रहेगा? ए आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शैथिल्य हानि पर निर्भर करती है। शैथिल्य हानि होती है यानी कि स्ट्रेस हानि दोस्तों, वो पहला ऑप्शन है पदार्थ के आयतन, पदार्थ के वर्ग, आवर्ती या सभी। तो दोस्तों स्ट्रेस हानि होती है जो सभी पर निर्भर करती है, यानी पदार्थ के आयतन पर निर्भर करती है, वर्ग, पदार्थ के वर्ग पर भी, आवर्ती पर भी। तो ये आंसर रहेगा दोस्तों अपना सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियां 72 हैं, कुंडलियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 72 है। तो दिक् परिवर्तक खंडों यानी की आवश्यक संख्या क्या है? यानी दिक् परिवर्तक। देखो दोस्तों, अगर डीसी मशीन के अंदर कुंडलियां 72 हैं तो दिक् परिवर्तक खंडों की संख्या भी दोस्तों 72 रहेगी, क्योंकि डीसी मशीन के अंदर जितनी कुंडली होंगी जितनी हमारी क्या होंगे? दिक् परिवर्तक की संख्या रहेगी दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? राइट सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होता है? शंट मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, बी और सी दोनों। देखो दोस्तों, आंसर रहेगा हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, क्योंकि इसके अंदर जो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड विपरीत स्वभाव के होते हैं, यानी एक दूसरे का विरोध करने वाले होते हैं, इसलिए इसकी ऋणात्मक गति विनिमय होती है दोस्तों। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का उपयोग दोस्तों आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समान प्रतिरोध आर के प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध क्या है? ऑप्शन एन बटे आर, एन आर बटे एन, 1/nr और एन गुणा। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा डी। कैसे रहेगा दोस्तों? देखो, श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है वो दोस्तों ये होता है आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN। जितनी भी अगर समान मान के समान रजिस्टेंस लगे हों तो दोस्तों आर टी बराबर आर गुणा एन हो जाता है दोस्तों। आर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध होता है, और एन का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधों की संख्या होती है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डीसी उपकरण को पारित होने की अनुमति नहीं देता है? यानी डीसी किसमें प्रवाहित नहीं होती है? प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरित्र, ए बी दोनों। देखो, प्रतिरोधक में डीसी प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों, प्रेरित्र में भी होती है, संधारित्र में नहीं होती है दोस्तों। आंसर कौन सा रहेगा हमारा? राइट संधारित्र, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर हम संधारित्र बोलते कैपेसिटर, कंडेंसर। संधारित्र के हम जब के अंदर हम डीसी प्रवाहित करते हैं तो संधारित्र जो होता है जो हमारा खुले परिपथ की तरह काम करता है, इसलिए ये डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनित्र का एक भाग जो कुंडली के बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह है क्षेत्र चुंबक, विभक्त वलय, सल्पी वलय, ब्रश। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारा ब्रश। कौन सा रहेगा दोस्तों? ब्रश रहेगा, क्योंकि ब्रश का काम होता है बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करना। ब्रश का काम होता है दोस्तों। ब्रश होती हैं जो किसकी बनी होती हैं दोस्तों? कार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्बन की। यानी छोटी मशीनों की कार्बन की बनी होती हैं और बड़ी मशीनों की कार्बन प्लस कॉपर के मिश्रण की बनाई
जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ब्रश की जो धारावहन क्षमता होती है दोस्तों 4 से 6 एम्पियर होती है दोस्तों। जो कार्बन होता है हमारा, उसकी धारावहन क्षमता कितनी होती है? 4 से 6 एम्पियर दोस्तों। अगला दोस्तों, जो ब्रश होती हैं इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ, फिसलता हुआ संपर्क बनाना, कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क बनाना ब्रश का कार्य होता है दोस्तों। ब्रश होती हैं जो ब्रश होल्डर में लगाई जाती हैं, ब्रश होल्डर में लगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि पीतल का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? पीतल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।